नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस एकेडमी। तो हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूपीपीसीएस का जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं, उनको हम पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके जो भी सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस पेपर वन के जो क्वेश्चन है सॉल्व पेपर्स, कहाँ से 2022 से लेके 2023 तक के इन सभी पेपर्स को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2023। आपको पता है सबसे पहले बैकवर्ड से स्टार्ट करना। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो यू शुड नो कि अब हम लोग जो है क्या है 2023 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड होता है, तो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा सबसे लास्ट पेपर हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। तो हमारा जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है वो 2023 से, और फिर धीरे धीरे करके बैकवर्ड्स हम लोग चलेंगे। राइट। तो लेटेस्ट ट्रेंड हमारे लिए ये फायदेमंद रहेगा, और ये लगभग समझो कि 2012 से लेके 2023 तक का कितने लगभग 11 इयर्स के पेपर्स हो गए। और हर पेपर में लगभग एक समझ लो कि 150 क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। तो नियरली आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। राइट। और ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा कि एक तो डायरेक्ट 1500 पॉइंट्स आपको मिल गए, साथ में जो उसके ऑप्शंस होते हैं जब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ हमें लगभग जो है लगभग 2000 अलग-अलग फैक्ट्स हमको याद हो जाएँगे। इसी से घूम फिर के क्वेश्चन लगभग 50 टू 60% क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएँगे। इसलिए दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको करना क्या है कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएँगे उसका पॉइंटर नोट्स आप बनाते हुए चलिए, राइट? आप पॉइंटर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और इसको शॉर्ट में जब आप एग्ज़ाम से 15 दिन 20 दिन पहले रहेंगे तो क्विकली आप रिवाइज़ कर पाएँगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि पूरे पेपर को आपको रिवाइज़ करना, ये सब इतना बड़ा सेट है, इसको रिवाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर नोट्स बनाना आपने इसको, ठीक है? तो चलो हम लोग अपना पहला पेपर लेते हैं 2023 का पेपर। स्क्रीन थोड़ा-सा हम लोग मैग्नीफाई कर लेते हैं, इससे जो है आपको बढ़िया विज़न दिखेगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पेपर अपना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये क्या है, यूपी स्पेशल का पेपर है। और गो थ्रू द ऑप्शंस क्विकली। तो क्या कह रहा है, यूपी स्पेशल में किस बारे में पेपर आ रहा है ये, इट इज अबाउट फॉरेस्ट सर्वे, इस बारे में क्वेश्चंस है। तो क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस। तो क्या बताया जा रहा है कि 12% अराउंड जो है क्या है, यूपी में जो है भूमि है, फॉरेस्ट लैंड एक्चुअली। ओके, 12% फॉरेस्ट लैंड है। और क्या बात हो रही है कि जो तीन जिले हैं कौन कौन से, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर, इसमें क्या है, कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यूज करो यहाँ पे, चलो मान लो कि आपको जो है पहला वाला स्टेटमेंट में डिफिकल्ट हो रहा है, राइट। अराउंड टू 6 to 7% जो है यूपी का एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर में है, तो इसमें डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ऐसा कोई भी जिला तो नहीं होगा ना जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट ना हो, तो कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको पता है कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, राइट। अब इसमें डाउट है तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है उसमें यूपी वाले स्टेट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, कोई और दूसरा पैमाना है, कोई और दूसरे फैक्ट को पूछ सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको पढ़ के जाना है, राइट। तो अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो मैं बताना चाह रहा था, कि मैं जो है ना ये इंग्लिश वाले जो हैं, मैं इंग्लिश फॉलो करूंगा, ये मेरा मीडियम इंग्लिश है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना साथ में देखते रहें, क्योंकि ये दोनों बाइलिंगुअल में है, क्वेश्चन साथ साथ लिखे हैं, तो आप देखते चलिए। तो चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग पहला। इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या है फिर, ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ए, तो अब देखो यहाँ पे मैंने टिक मार के रखा है पहले से, इस वाले में आगे नहीं होगा ऐसा। तो ये क्या है, पहला वाला ही स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, राइट। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो आईएफएसआर की स्टेटमेंट है ना, इसके पूरा पूरा देखो, आईएफएसआर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब 2023 की रिपोर्ट आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। आगे देखो, वनावरण कितना है, 6.15, वृक्षावरण ये है, ठीक है। तो मतलब जो फॉरेस्ट है इतने हैं, और ऐसा ट्री वाले एरिया जो है वो कितने हैं, इतना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, अराउंड 9% आ जाता है, राइट। 9.23% इतना जो है यूपी में है। दूसरी चीज क्या बात हो गई है
कि ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड जीरो, राइट? तो भदोही, मैनपुरी और ऐसे देवरिया 3 जिले हैं जहाँ पे वन प्रतिशतता क्या है, सबसे कम है, पर जीरो नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। अच्छा, जो की दी थी यूपी आयोग ने वो क्या था, डी डाला था, जिसको बाद में शायद, अब हम लोगों के पास रिवाइज की तो आती नहीं है, पर ये आंसर एक्चुअली गलत था। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जल्दी गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या है कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, विद्युत से बनते हैं, दिस इज विद्युत जनक, विद्युत से बनते हैं। वो रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या प्रोड्यूस फ्रॉम हीट, ऊष्मा से बनते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, रिन्यूएबल। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल मतलब जो आप परंपरागत अनुसार से यूज नहीं करते हो, तो क्या चीजें होती हैं। तो परंपरा के हिसाब से आप कोयला यूज करते हो, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोल, पेट्रोल यूज करते हुए आए हो। लेकिन अभी सोलर और ये सब क्या है, नई नई चीजें ना, सोलर और विंड पावर, ये सब नई चीजें हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कन्वेंशनल, सॉरी, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं इसीलिए इसको, राइट। तो चलो क्या हो जाएगा इसका, रिन्यूएबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वैसे एक्सप्लेनेशन देखने की इसमें ऐसा जरूरत है नहीं, राइट। तो चलो देख लेते हैं क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से रूप में भी जाना जाता है। दोनों के सिनोनिम्स है, जो कहा जाता है ना सिनोनिम्स, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग, who among the following translated 300 volumes of Sanskrit books, 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नगरकोट। तो नगरकोट में क्या हुआ था, इसने कोई कैंपेन किया था, वहां पे कोई लाइब्रेरी थी, शायद उसमें आग लग गई थी, तो कुछ हुआ था, तो वहां से उसने जो है कलेक्शंस बुक्स के बाय संस्कृत के उसका ट्रांसलेशन करवाया था। तो किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजीजुद्दीन खान, अजीजुद्दीन खान ने इसका ट्रांसलेशन किया था। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद कर लो, क्योंकि हो सकता है दोबारा से फिर रिपीट हो। अब देखो नेक्स्ट ईयर तो नहीं रिपीट होगा, पर आप और भी कोई अगर अटेम्प्ट करते हो, मान लो कोई एमपीपीसीएस आप दे रहे हो, राइट, या राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, ये सभी किसी कोई भी पेपर आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो ये क्वेश्चन वहां से रिपीट हो सकता है, राइट। तो क्या नाम है, दलाई ए फिरोज शाही, फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो जो बुक इसने लिखा था अजुजुद्दीन ने, उसका नाम क्या है, दलाई ए फिरोज शाही, दलालिन एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें अजुजुद्दीन खालिद खानी ने की थी इसकी रचना। विभिन्न विषयों में 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुबंध है। ये ग्रंथ फरीद शाह तुगलक और नगरकोट, कैंपेन भी पूछ सकता है, यहीं से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। कि अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, तो पूछा जाएगा क्या, कौन सी ऐसी कंपेन थी, कौन सा ऐसा अभियान था जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने 300 पुस्तकें प्राप्त की थी और उसका ट्रांसलेशन करवाया था, किसके द्वारा, अजीजुद्दीन खान के द्वारा। और बुक और ऑथर्स भी आ सकता है, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ये वाली बुक किसने लिखी थी, आप कहोगे अजीजुद्दीन खान ने लिखी थी। तो एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, कि इससे क्वेश्चन फिर से दोबारा बनाए जा सकते हैं, राइट। तो कोई भी जो पेपर बनाने वाला हो यहीं से क्वेश्चन उठा के घुमा फिरा के फिर से बना देगा, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है कि जाके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक खोजो, वहां से क्वेश्चन बनाओ, तो ये तो कठिन काम हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनना इजी हो जाता है, हम आप भी बना लेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट बोलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे, बस आंसर देख लो। आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर्स को हमें नहीं याद करना है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि किस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कहाँ से उठाए जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसका सिर्फ आंसर हम लोग देख लेंगे, इसको डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जा रहा है, अब इसमें क्या पूछा गया है, थीम पूछा गया है, आपको ये याद रखना है, क्या पूछा गया है, थीम पूछा गया है, राइट। तो थीम क्या है, अंतरराष्ट्रीय उन्मूलन की, दिस इज द डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये है थीम इसकी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब याद रखो कि जो भी इवेंट्स ऐसे इम्पोर्टेंट हो रहे हैं उसमें थीम्स पूछी जाती हैं। तो एक तो डेट पूछा जाता है, किस डेट पे मनाया गया, डेट्स एंड इवेंट्स का क्वेश्चन है ये, राइट। तो क्या पूछा जा सकता है इसमें, एक तो डेट पूछा जाता है, दूसरी थीम पूछी जाती है। तो डेट्स वाले जो है इससे दो ही टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं, और ये लगभग 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं पूरे पूरे में। डेट और थीम को लेके 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को पकड़ के रखना, बढ़िया से तैयारी करनी है इसकी। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट था लोगों को, सोल्यूशन जो आया उसमें भी लोगों को विश्वास नहीं है। पर हम देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्या जा रहा है कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आप किताब में पढ़ोगे ना, इस टॉपिक को जब आप किताब से पढ़ो किसी भी, तो ये दोनों जो हमेशा आपको मिल जाएंगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अगले ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। आगे के जो ऑप्शंस है उसमें थोड़ा सा है डाउट है, ये क्वेश्चन जो है डाउट में चला गया था। देखो क्या है अगला, सब्जेक्टिव पॉवर्टी। तो सब्जेक्टिव पॉवर्टी जो है रिलेटिव पॉवर्टी की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं हम, राइट। तो सब्जेक्टिव पॉवर्टी और फंक्शनल पॉवर्टी, तो पूछा गया इनमें से कौन कौन से पॉवर्टी हैं, तो इसका आंसर ए है, केवल एक और दो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन जो की आई थी, की में जो है सब्जेक्टिव पॉवर्टी को भी माना गया था आंसर, राइट। देखो पूर्ण निर्धरता, वही पूर्ण निर्धरता क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो जान लो। पूर्ण पॉवर्टी क्या होता है, दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा है सापेक्ष निर्धरता, यही इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षता को क्या बोलते हैं, रिलेटिव, सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव। तो ये दोनों होती हैं, और यही जो है मेन पॉवर्टी की कैटेगरीज हैं जो किताबों में दी हुई होती है। आयोग ने उत्तर डी माना था, तो अभी मैंने आपको बताया ना, आयोग ने क्या माना था, उत्तर डी माना था, दैट इज 1 2 3। तो इन लोगों ने क्या माना था, सब्जेक्टिव पॉवर्टी को भी एक कैटेगरी मान ली थी, जबकि ये एक्चुअली में किसी किताब में दिया नहीं रहता है, राइट। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा रोल प्ले करते हैं किसमें, देश के डेवलपमेंट में। तो पहला क्या, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या उसका पॉपुलेशन ग्रोथ पे कोई रोल होता है, राइट। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दूसरों का एक दूसरे पे असर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो क्या है, आर्थिक विकास तथा जनसंख्या परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि एक दूसरे को दोनों ही प्रभावित करते हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये प्रोबेबली हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, चलो हम लोग देख लेते हैं। न, 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 न। तो क्या है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसको देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगला क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। अगला है इंडिया एडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुआ था, आपको डेट यहाँ पता होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। तो जब तक आपको डेट नहीं पता होगी आप कर नहीं पाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुई थी, 1946 में हुई थी, एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब, 26 जनवरी 1950। अगला क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट, तो क्या है, 9 दिसंबर 1946, 1946। ये सभी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखो, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका बी जो है सही हो जाएगा, राइट। तो अब देखो देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से घटनाओं का, और इसको आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर, जैसा मैंने आपको बताया। प्रारूप समिति इसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कब हुई थी पहली बैठक, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 में हुई थी। अगला क्या है, अधिनियम, संविधान को अंगीकृत मतलब अडॉप्ट कब किया गया है, और अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने मतलब स्टार्ट कब होता है,
वो जो है 26 जनवरी 1950 को। तो ये है पॉलिटी का क्वेश्चन और इसको हिस्ट्री के फॉर्मेट में क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मैचिंग करनी है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। मैच लिस्ट वन लिस्ट टू। अब क्या दिया गया है, पेप्टिक अल्सर्स। ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का, राइट। तो पेप्टिक अल्सर्स, वायरस, डेंगू, प्रोटोजोवा, एलिफेंट फुट, वर्म, बैक्टीरिया, मलेरिया। अब देखो, सबसे पहले तो आप क्या कोशिश करोगे, जो आपको पता है उसको मैच कर लो आप। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोवा से होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोवा से होता है, सॉरी, कहाँ से होता है, मलेरिया इज प्रोटोजोवा, मच्छर काटने से होता है। एलिफेंट फुट किसकी वजह से, वर्म्स की वजह से होता है, राइट। अभी इसमें अगर ऑप्शन ऑप्शन मिलाओ तो डी का टू। अब डी का टू, अब देखो एक ही जगह है तो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल जा रहा है, ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो बी का फोर दिया गया है। बी का फोर क्या है, डेंगू से क्या हो रहा है, डेंगू किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, राइट। और डेंगू बैक्टीरिया से होता है। डेंगू तो वायरस से होता है, बैक्टीरिया मिल रहा है इसमें आंसर। देखते हैं, एक मिनट, हम लोग जरा कंफ्यूज कर दे रहा है मुझे। आंसर बी सही है, पेप्टिक अल्सर्स जीवाणु से होते हैं, जीवाणु। विषाणु वायरस होता है, डेंगू वायरस से होता है, हाँ ठीक है। डेंगू जो है वायरस से होता है। अरे भाई, हाँ, डेंगू किससे होता है, विषाणु इज वायरस एंड जीवाणु इज बैक्टीरिया। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझ लें। फील फील पाओ या हाथी पाओ, इसको कृमि से होता है। वर्म जिसको बोलते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो अब ये कैसे दिक्कत आ रही थी इसमें, फिर से एक बार चलते हैं हम लोग इसमें ऑप्शंस में। जो कूट दिया हुआ है इसमें, मलेरिया तो प्रोटोजोआ है, डी कटू। ओ हो, डी कटू, मैंने गलत, ना ना ना, मेरी गलती थी यहाँ पे। डी कटू यहाँ पे है, मैं यहाँ पे मार्क कर दिया था, गलती कर दी थी, क्योंकि मलेरिया कटू था तो सी कटू मैंने मार्क कर दिया, इसलिए आंसर गलत निकल जा रहा था। चलिए कोई नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो आपको पता होता है हाथी पाँव जिसको बोलते हैं एलिफेंट फुट, एलिफेंट फुट किससे होता है, वर्म से होता है, वर्म्स, रिंग वर्म्स एक्चुअली, राइट। तो चलो अगला ना, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें भी मैचिंग है और इसमें बुक दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा है टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, टफ है, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है, बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है। एक दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो बहुत ज्यादा टफ है, तो हर क्वेश्चन को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, मिरात सिकंदरी, दूसरा है बुरहान मशीर, तीसरा है रियाज उस सलातिन, चौथा है रियाजुल इंशा। तो ये चार किताबें दी हुई हैं, इसमें आपको साथ मैच करना है कि ये किसके इतिहास से संबंधित हैं। तो पहला इधर क्या है, बंगाल का इतिहास, दूसरा है बहमनी का इतिहास, तीसरा है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, और चौथा है गुजरात विजय से संबंधित। ओके, तो आपको क्या बताना है, मैच करना है। तो क्या आंसर हो जाएंगे इसके, पहला देख लीजिए यहाँ पे मिरात सिकंदरी, सिकंदरी क्या है, ये जो है शायद गुजरात से है। और बुरहान मशीर, ये जो है बहमनी के इतिहास से संबंधित है। ये तो बी का टू हो जाएगा सीधे सीधे। सलातिन जो है ये क्या है, ये जो है बंगाल के इतिहास से संबंधित है। रियाज सलाती किससे है, बंगाल के इतिहास से है। और इंशा जो है, रियाज उल इंशा, ये क्या है, महमूद गवां के लेटर से संबंधित है। ओके, विक्ट्री ऑफ गुजरात ये मिराते सिकंदरी से है, राइट। मिराते सिकंदरी, सिकंदरी इज कंसर्न्ड विद विक्ट्री ऑफ गुजरात। ओके, तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, एक मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए 4-2-1 डी, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार थोड़ा, और इसको थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, हो सकता है बुक्स एंड ऑथर्स है तो ये रिपीट हो जाए कहीं ना कहीं पे। तो मिरात सिकंदरी क्या है, गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए माशिर, ये किससे संबंधित है, बहमनी का अहमदनगर, बहमनी किंगडम में अहमदनगर था ना, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, ये सब बहमनी के अंश थे, जो आगे तोड़ के जब बहमनी किंगडम टूटती है तो ये सब इसके अंश बन जाते हैं। फिर अगला क्या है, रियाज उस सलातिन, सलातिन किससे संबंधित है, बंगाल के इतिहास से संबंधित है। और रियाज उल इंसा, ये किताब किससे संबंधित है, महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है ये किताब। तो ये क्वेश्चन जो है टफ है एक्चुअली, राइट। तो इसको आप अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन रीजन। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द पेज। तो पहला कथन क्या है? देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। लॉजिकल लग रहा है, तो दम लग रही बात में ना, कॉमन सेंस की कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो एनवायरनमेंट खतरा में जाएगा। अगला क्या है? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड। अब ये तो उल्टा लग रहा है, पहला स्टेटमेंट का ये अपोजिट लग रहा है। अगर रैपिड ग्रोथ होगी तो एनवायरमेंटल बैलेंस कैसे होगा? कि इससे क्या होगा? जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज, उस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो रिसोर्सेज जो है उनका गलत तरीके से उपयोग होगा। इसलिए पॉपुलेशन जो है क्या करेगी? रैपिड ग्रोथ होगी तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा। तो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख लेते हैं इसका ऑप्शन बी। हाँ देखो वही है ना। देखो क्या है? पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अधिक जनसंख्या से अधिक संसाधनों की मांग आएगी, अतः प्राकृतिक संसाधनों की अवस्था बन जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following organizations was responsible for throwing a bomb at the Viceroy Harding? तो कौन सा था? अनुशूलन समिति। अनुशूलन समिति किससे संबंधित है? ये जो है इसने बॉम्ब फेंका था किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, दिल्ली में बॉम्ब फेंकवाया था। ठीक है, तो अनुशीलन समिति कहाँ पे थी? ये बंगाल में एक्टिव थी। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एक्टिव थी ये। बंगाल में एक्टिव थी ये। और इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। कौन कौन से थे वो? मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, मुकुंद बाल मुकुंद, बलराज महिला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए यहाँ से कि प्राइम मिनिस्टर्स और ये सब पूछा जा सकता है। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई अपना इम्पोर्टेंट, कोई जो भारत का मित्र देश है उसमें कोई इम्पोर्टमेंट हो रहा है, या कोई बड़ी कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसका कौन है? क्रिस हॉपकिंस बने थे प्राइम मिनिस्टर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले बताया था, करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको बढ़िया से तैयार करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पेयर्स ऑफ द स्कूल्स थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच्ड? देखो ये बहुत ही बेसिक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन, या फिलोसफी जो आप लूसेंट पढ़ो या कोई भी बेसिक किताब पढ़ो, सब में दिया रहता है चीज, राइट? तो वैशेषिक का जो है पतंजलि, कह रहे करेक्टली मैच नहीं। पतंजलि किसके थे? योग के थे। उत्तर मीमांसा कपिल। उत्तर मीमांसा कपिल है नहीं, कौन होगा? मीमांसा, अच्छा ये उत्तर मीमांसा, इसी को पूर्व मीमांसा भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और न्याय का गौतम, ये सही है। तो डी तो सही है इसमें। अब इसको याद कर सकते हो, गौतम कौन थे? अब ऐसे याद करना हो तो गौतम बुद्ध। गौतम से याद कर लो कि गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को क्या पसंद है? कि लोगों के साथ जस्टिस हो। तो गौतम जो थे वो क्या थे? न्याय से संबंधित थे। और पतंजलि आप जानते हो ना, पतंजलि किसका है? अभी जो फेमस ब्रांड है पतंजलि किसका है? बाबा रामदेव का। रामदेव क्या सिखाते हैं? योगा सिखाते हैं, राइट? तो रामदेव योग सिखाते हैं, तो पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। इस तरह से आप इसको रिकॉल करके रखना। ओके, उत्तर मीमांसा जो है किसने कहा था? उलूक कन्नड़। अच्छा हाँ, पूर्व मीमांसा जो थे उलूक कन्नड़ ने किया था, राइट? और कपिल का क्या था? सांख्य दर्शन। कपिल का क्या था? सांख्य या संख्या दर्शन। ओके, तो न्याय गौतम का था, उत्तर मीमांसा बदरायण का था। ये क्या था? उत्तर मीमांसा यहाँ पे बदरायण का था, और पूर्व मीमांसा जैमिनी का था। ओके, और ये जो है कणाद। वैशेषिक इसी को क्या बोलते हैं? उलूक कनाड। उलूक कनाड भी इनका नाम था। ओके, वैशेषिक इज कनाड। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं, इसको याद कर लेना अभी तुरंत, फटाक से रट्टा मार लेना इसको और नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हो, क्या है? वेयर वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब देखो इसमें जो है ऑप्शंस एक्चुअली गलत आए थे, राइट? तो हुआ था सबसे पहले 1972 में एक्चुअली, सॉरी 1872 में, और इसमें ऑप्शंस दिया नहीं है, राइट? तो 1872 में पहला हुआ था, और 1881 जो है रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ था, राइट?
तो मायो ने करवाया था सबसे पहला सेंसस 1872 में, लॉर्ड मायो ने। ओके, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से हम लोग। पहला सेंसस कब हुआ था? जनगणना लॉर्ड मायो के टाइम में 1860। हाँ, पहली जनगणना कब हुई थी? ये 1869 से 52 में हुई थी, 72 सॉरी 72 में। अब 72 में इसका रिजल्ट आ गया था, राइट? 72 में रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद 1871-72 में किया गया था। और यह अनियमित जनगणना थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना का शुरुआत किया। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में होने लगा ये। ठीक है, अब सही उत्तर ए माना गया क्योंकि सही उत्तर ऑप्शन दिया नहीं गया था ना, तो इसलिए ऑप्शन ए को मान लिया गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू, क्या है? द स्टेट स्कीम वाइज एलोकेशन। अब ये यूनियन बजट के ऊपर दो या तीन क्वेश्चन आए थे और सब में फैक्ट्स पूछा गया था। तो अभी जो है नया नया बजट आपके लिए आ गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एलोकेशन के बारे में पूछा गया है। स्कीम वाइज एलोकेशन की बात हो रही है, राइट? तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग आगे चल के। क्या है? पहला क्या पूछा जा रहा है कि कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन एमजी नरेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ पूछा देखा गया है? नरेगा में देखा गया है। स्कीम की एलोकेशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो नरेगा में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा एलोकेशन डिक्लाइन देखा गया एलोकेशन में। उसके बाद कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज बीन सीन इन जल जीवन मिशन। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, इसको आपको बताना है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें ज्यादा हमें माथापच्ची करनी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, दोबारा रिपीट नहीं होना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बजट तैयार करना है, राइट? तो पीसीएस के लिए आपको सेंट्रल बजट भी तैयार करना है और यूपी का भी बजट तैयार करना है, दोनों तैयार करना है आपने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इन फरवरी 2023, इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये भी क्या है? करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर क्या हो जाएगा? टुमकुरा। अब ये एकदम प्योर करंट का अफेयर्स है। ठीक है, कर्नाटक में हुआ है, तो यूपी रिलेटेड भी नहीं है, कर्नाटक में हुआ है। बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो रहा है। एचएएल ने किया था इसको, राइट? आगे चलते हैं हम लोग। हाँ तो 1 मिनट। हाँ, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग पोएटेस। अब ये भी क्वेश्चन क्या है? काफी कठिन क्वेश्चन था, राइट? ये क्वेश्चन भी कठिन है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो इसको। ओके, दिस इज वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। इसको मैं टफ बोलूंगा, हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो ये पोएटेस हैं और ये पुस्तक है, इनमें सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसका पता नहीं है। ये क्वेश्चन एक तरह से पता नहीं कहाँ से बनाया गया है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं, सीधे सोल्यूशन पे जाते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका, मतलब सी का मैचिंग सही नहीं है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसको रटने की कोशिश करेंगे, राइट? तो चलो देखते हैं। पहला, गंगाबाई। गंगाबाई ने क्या लिखा है? देवी त्रिया निषेध। दयाबाई ने लिखा है विनय मल्लिका। अब देखो, दया करना और विनय करना बात एक ही है। दयाबाई क्या है? विनय मल्लिका। सहजोबाई ने लिखा है सहज प्रकाश। तो यहाँ पे भी सहज है, यहाँ पे भी सहज है। ठीक है, सहजोबाई ने क्या लिखा है? सहज प्रकाश लिखा है। यहाँ से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सोन कुमारी ने क्या लिखा है? स्वर्ण बेली की कविता। इनका नाम सोन है यहाँ पे स्वर्ण है। अब एक ही में जो है ये पैमाना नहीं सेट हो रहा है लर्न करने का। गंगाबाई, इन्होंने क्या लिखा है? देवी त्रिया निषेध। तो आपको क्या करना है? इसको रट्टा मार लेना है, क्योंकि आगे कभी ये पूछी जाए तो गलती ना हो। गंगाबाई, देवी त्रिया निषेध, दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सुमन कुमारी, स्वर्णबेली की कविता। ये सभी पोएटेस हैं। और ये भी आपको पता होगा, पोएटेस हमारे हिस्ट्री में बहुत कम मिलती हैं, राइट? तो ये कुछ हैं जिसको आपको याद करके रख लेना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्शंस ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय विच। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इससे हलवा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और 243
के थ्रू होता है ये, राइट। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशंस ऑफ द अशोक मेहता कमेटी, आपको पता है ये भी पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में बनी थी, तो इसमें से कौन सी चीजें सही हैं? पहला क्या है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू टायर सिस्टम। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, अगला स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो है अशोक मेहता ने कहा था, क्या कहा था? तो ये जो है एक्चुअली गलत है, ब्लॉक नहीं था। ब्लॉक पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, सबसे कहाँ पे होगा, डिस्ट्रिक्ट पे होगा एक्चुअली। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका, बी वाला ही सही है, तो स्टेटमेंट वन सही है, मतलब दो लेवल होना चाहिए। ओके, अगला देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या है पंचायती राज व्यवस्था, अभी आपको ईयर तो पता ही होगा, सबको पता होना चाहिए ईयर तो 1977 में हुआ था। अशोक मेहता कमेटी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कुल मिला के 172 सिफारिशें दी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन जो थी बहुत ज्यादा थी। ओके, अगला देख लो, इसमें क्या था, पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था की जगह पे दो, अब तीन स्तरीय किसने दिया था ये आपको पता होगा ना, बलवंत राय ने दिया था ये, ठीक है। तीन लेवल वाला या थ्री टीयर सिस्टम किसने दिया था, बलवंत राय ने दिया था। ओके, इसकी जगह पे अशोक मेहता ने क्या किया कि दो द्विस्तरीय होना चाहिए, टू टियर होना चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक सेवा निरीक्षण, लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला, क्या चीज, जिला होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपको फंसाएगा, गलत गलती आप यहीं पे करेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। Which of the following cities of Uttar Pradesh not included in the venue for 11 meetings of 200 sessions of G20? अब ये करंट अफेयर्स है लेकिन यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है, तो आपको यूपी रिलेटेड इवेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। है तो करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और पूछा जा रहा है कि कहाँ पे G20 नहीं हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी कानपुर में कोई भी G20 रिलेटेड कोई भी मीटिंग या समिट नहीं हुई थी, राइट। 19 देशों को यूरोपीय, चलो 19 देश रहते हैं और एक ईयू रहता है G20 में। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, चरक संहिता संहिता से संबंधित है। अभी पूछा, अब देखो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्या कहा जा रहा है, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस, ये दोनों पूछा गया है, राइट। चैप्टर और सेक्शन दोनों पूछा जा रहा है, सेक्शन से पूछा जा रहा है, चैप्टर पूछा जा रहा है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। क्या है ऑप्शंस, क्या है इसके, 120, 80, 100, 100, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। इसमें 120, अब इसको क्या करना, कोई तरीका नहीं, इसको ऐसे रट्टा मार लो, ठीक है। इसका तरीका क्या है, रट्टा मार लो, 120 चैप्टर 8 सेक्शन चरक संहिता में। और ये आपको जानकारी बहुत ही कम किताबों में मिलेगी, इतने डिटेल में कहीं पे कोई किताब में दिया नहीं रहता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस इतना याद रख लो, 120 चैप्टर 8 सेक्शन है चरक संहिता में। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ, ये तो इससे आसान तो मेरे ख्याल से पूरे पेपर में कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इतना चार चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ओके, दायां बायां अलिंद, ये इसको डिटेल में जाना, खुद ही देख लेना, इस तरह इसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है करंट का। कितने हैं, बी 149 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया था भारत अमृत, सॉरी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इस mRNA वैक्सीन, अच्छा देखो कोविड में बहुत सारी वैक्सीन के बारे में बनी थी ना, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन लॉजिकल भी था 23 में, क्योंकि 22 में कोविड वाला सेकंड वेव चल रही थी और 23 में क्वेश्चन पेपर हुआ ना था, तो इसलिए इसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो कि किसने जो है mRNA वैक्सीन यूज की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्ना की स्पुतनिक, कौन सा होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, दिस इज मॉडर्ना, मॉडर्ना ने mRNA टाइप की वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप साइंस एंड टेक नहीं कहोगे, क्या है ये, दिस इज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्या था ये, मॉडर्ना था mRNA।
चलो नेक्स्ट वन इज 25th, क्या है क्वेश्चन 25th। इन 1918 यूपी किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। ठीक है, तो किसने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसको फॉर्म किया था। यूपी किसान सभा किसने फॉर्म किया था 1918 में, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। और इनके साथ दो और लोग थे, मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट है ये, और इसके साथ गौरी शंकर मिश्र, तीन लोगों ने मिलकर किया था एक्चुअली। लेकिन ऑप्शन में तो आपको सिर्फ इंद्र नारायण द्विवेदी दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आपका ये वाला ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज भागदूग। भागदूग इन द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, भागदूग। दुग मतलब दुगना, भाग मतलब पार्ट। ठीक है, अगर आप इसकी संधि कर लो थोड़ा सा विच्छेद, तो भाग मतलब क्या होता है, भाग वैसे भी एक तरह का टैक्स होता था पहले, राइट। भाग क्या होता था, आप मौर्य या वो पढ़ोगे ना, मौर्य और गुप्त काल का इतिहास जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि भाग क्या होता था ये, एक गुप्त एक मिनट वेट करिए जरा सा, सर हो गया है। हाँ, तो भाग क्या था, एक प्रकार का टैक्स होता था। और दुग मतलब दुहना, जैसे आप भैंस को लगाते हो ना, दूहते हो, तो किसी से टैक्स वसूल कर लेना। अगर आप इसको संधि विच्छेद करके देखो तो भाग दुग मतलब क्या हो जाएगा, किसी से टैक्स वसूल लेना। तो क्या हो जाएगा, ये ऑफिसर का नहीं, रेवेन्यू कलेक्टर, यस, ये रेवेन्यू कलेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये भाग को ले रहा है। भाग क्या होता था, टैक्स होता था मौर्य और गुप्त वंश में। ओके, भाग बलि ये सब क्या थे, टैक्स थे। अगला देखते हो, मैच, यहाँ पे फिर मैच करना है, ये क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपकी, राइट। 315 आर्टिकल किससे संबंधित है। अब देखो सबसे सबसे आसान वाला सबसे पहले करना चाहिए आपको। तो अब सबको पता है 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन है, तो आप इसको मैच करा दो सबसे फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 280 का फाइनेंस कमीशन हो गया, तो सी का तो 2 हो जाएगा सीधे सीधे। आर्टिकल 315 किससे संबंधित है, पब्लिक सर्विस कमीशन से है। उसके बाद आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है, एनसीएससी से संबंधित है, इससे। ठीक है, 330, अब आपको ये पता होना चाहिए ना, 338 जो है ये एससी से संबंधित है, और 338 जो है एनसी, इसका ए एक्चुअली, 338 ए किससे संबंधित है, एसटी से संबंधित है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, चलो कोड तो देखा, देख लो यहाँ से एक बार, हैव अ लुक एट इट। ये सॉल्यूशन है, इसमें देख लो एक बार, ये देखो जो मैंने बताया था वही है सब। 15 लोक सेवा आयोग, 80 वित्त आयोग, 38 जो है राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देख लो, क्या हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट। फिर से देखो, अगेन बजट का क्वेश्चन, आगे करंट का क्वेश्चन है, ओके। अब चाहो मन करे करो ना करो, मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं ना इसको डिस्कस करने का। यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बजट से 3 क्वेश्चन आए थे लगभग, और उतना ही ध्यान रखना है आपको। ये बजट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे भी मतलब हिस्ट्री में अगर कोई इससे इजी क्वेश्चन शायद ही बनेगा। तो मिलिंद पन्हो कौन थे, मिलिंद पन्हो किताब थी, मिलिंद पन्हो वॉज अ बुक। किसने लिखा था, नागसेन ने। किसने लिखा था, नागसेन ने लिखा था। और इस बुक में क्या है, नागसेन और इसके मिलिंद के बीच में, मिलिंद कौन था, मिलिंद या इसको कह सकते हो मिनेंडर। कौन था, मिनेंडर। मिनेंडर क्या था, ग्रीक एम्बेसडर था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये तो पता ही होगा आपको ना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मिनेंडर जो है वो था। तो इन दोनों के बीच में डायलॉग्स हैं इसमें, और इसी डायलॉग के बेसिस पे मिलिंद क्या था, बुद्धिस्ट बन गया था, बौद्ध धर्म ने स्वीकार कर लिया था। तो ये क्या है, मिलिंद पन्हु जो है, राजा मिलिंद या मिनेंडर और बौद्ध भिक्ष के बीच में संवाद है। किसने कहा है, नागसेन ने। ठीक है, नागार्जुन जो है काफी लेट होते हैं, ठीक है। ये नागसेन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं। नागार्जुन जो है ये लगभग जो है मेरे ख्याल से हम्म, ये गुप्त वंश के आसपास के हैं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेना नागार्जुन का पीरियड क्या है। नागार्जुन ने किताबें लिखी थी जिसके ऊपर, बुद्ध बौद्ध दर्शन के ऊपर किताबें लिखी है नागार्जुन। ये भी जो है एक तरह से संबंधित है बुद्धिज्म से, पर इनका टाइम पीरियड कम से कम 5-6 साल बाद का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागसेन, ऑप्शन सी।
चलो अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इस पे ध्यान मत देना। नागसेन को नागार्जुन नाम से भी संबोधित किया गया है, ये गलत है, ठीक है। ये नागसेन और नागार्जुन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर। ये भी क्या है, करंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसने लिखा था ये? प्रिंस हैरी ने लिखा हुआ था इस बुक को, इसलिए अब प्रिंस हैरी क्या है? भाई प्रिंस है। और अमेरिका सॉरी यूएस रिलेटेड अगर कोई प्रिंस क्राउन इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो वो जनरली करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाती है, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस पर ध्यान देना है हमें। हम्म, अगला देखो आगे, फिर यहाँ क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या दिया जा रहा है कि 12 चीते अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका फरवरी 23 में, और फिर रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन कंसिडर्ड टू बी प्रायोरिटी इन इंडिया। अब देखो इसमें करंट के साथ इन्वायरमेंट को मिक्स कर दिया गया था। तो पहला तो है ये क्या है, ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है। और दूसरा क्या है, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी। तो दूसरा तो सही है। अब पहला वाले स्टेटमेंट के बारे में डाउट हो सकता है, पर ओवरऑल ये करंट और इन्वायरमेंट का मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों से मिक्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इज। तो क्या है, 2023 में क्या आया था, 12 चीतों को भारत लाया गया था। फिर इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हस्तांतरित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एक नया बन सकता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे इन चीतों को ले जाया गया था। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को 18 सितंबर में लाया गया था भारत में, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट टू तो सही ही है। और अब देखो असर्शन रीजन में ये आंसर ऑप्शन सी सही क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि चीतों को लाया गया। लेकिन क्यों लाया गया? क्योंकि हमारे लिए ये प्रायोरिटी है, इन्वायरमेंट में चीतों को पुनः स्थापित करना, ये हमारे लिए। तो जो असर्शन है वो क्या है, चीते लाए गए, क्यों लाए गए? क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इनको फ्लैगशिप स्पीसीज भी बोला जाता है। या एक टर्म होता है इन्वायरमेंट में, की स्टोन स्पीसीज, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लेना एक बार, क्या होता है की स्टोन स्पेसीज, ऐसे जानवर या ऐसी प्रजातियां जिससे पर्यावरण में संतुलन मेंटेन रखते हैं लोग। अगला देखो, विद रेफरेंस टू डियाकिन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो ये भी क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हम नहीं करने जा रहे हैं इसको, कोई मतलब नहीं इसको सॉल्व करने का, फर्जी में टाइम वेस्ट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू इंडिया G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, क्योंकि ये दोबारा रिपीट तो होने वाले नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर। सबको पता है ना कौन? मीरा कुमार। इससे भी इजी क्वेश्चन तो शायद ही कोई बनेगा। कौन है? मीरा कुमार हमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी। अगला देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। अब ये देखो, एक क्वेश्चन, लगभग दो क्वेश्चन आपने कहाँ से देख लिए थे? बजट से देख लिया, सेंट्रल बजट से, और इकोनॉमिक सर्वे से देख ले रहे हैं। ये भी क्या है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। बस आपको याद रखना है कि हाँ, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देख लो क्या है, कंसिडर द रीन ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज दम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कालानुक्रम हिसाब से उसको अरेंज कर देना है। पहले क्या है, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधव राव। तो आपको ये तो पता ही होगा, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम में कौन होगा? ऑब्वियसली सबसे पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ ही है सबसे पहले, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला जो है। तो ये तो नंबर एक पे ही है, फिर उसके बाद ये टू है। अब इन टू में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। तो इसमें क्या है, ये पहले आएंगे, माधव पहले हैं। तो एक हिसाब से बी बी एम एन, तो ये जो सीक्वेंस है ना, एम पहले आता है, एन पहले आता है, तो उस हिसाब से आप याद कर लो कि माधव जो है पहले आए थे, नारायण बाद में आए थे। माधव राव पहले रहेंगे, नारायण राव पहले आएंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्कूल प्रोड्यूस सेंटिंग इन यूक्रेन। अभी जो है यूक्रेन से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यूक्रेन न्यूज में है लगातार ना, यहाँ पे भारत सॉरी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। और
अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि वॉर चल रही इसीलिए पूछा गया है। यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे मिनरल के रिसोर्सेज हैं, रशिया यूक्रेन में, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कौन सा है? दोनेस्क। दोनेस्क जो है क्या है? कोयला उत्पादक स्थान है वहां पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये मानना पड़ेगा। और पहला क्या है? ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ऐसा क्यों होता है? क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा होता क्यों है? मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि देखो ये अगर पृथ्वी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ना इक्वेटर पे। यहाँ पे इक्वेटर पे बारिश ज्यादा होती तो यहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ बारिश कम होती है ट्रॉपिक्स पे। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ द सन द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, दिस सिचुएशन इज नोन एज स्मॉल टाइड। नहीं भैया, स्मॉल टाइड नहीं बनती है। ठीक है, बड़ी टाइड बन जाती है। आगे देख लो। बेंगुएला करंट इज एन कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। क्या पूछा जा रहा है इसमें? कौन सा कथन सत्य है? पहला वाला ही कथन सत्य होगा इसका। ठीक है, बेंगुएला करंट भी जो है कोल्ड करंट नहीं है। दूसरा क्या है? और दूसरी चीज, बेंगुएला करंट जो है ना अटलांटिक ओशन की करंट है, पैसिफिक की तो है ही नहीं। टाइड कम्स ऑन द थर्ड अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे लोचा कहाँ कर दिया इन लोगों ने? एग्जैक्टली। एक्चुअली एग्जैक्टली 12 इसमें नहीं आती है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आती है, तो यहाँ पे वर्ड जो है एग्जैक्टली इसी में लोचा हो गया है। और ये जो है पैसिफिक नहीं अटलांटिक ओशन की करंट है, राइट। तो ये स्मॉल टाइड में नहीं, लार्ज टाइड में होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नीप टाइड, और वो बोलते हैं ना। हाँ, तो देख लो एक बार एक्सप्लेनेशन। क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली लवणता कमी आती है। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? इक्वेटर को बोलते हैं। थोड़ा सा आप टर्म्स को देख लो। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ध्रुव क्या होता है? पोल्स। जब आप ध्रुव रेखा से पोल्स की तरफ जाओगे तो क्या होगा? लवणता मतलब सैलिनिटी। सैलिनिटी को क्या बोलते हैं? लवणता में कमी आती है। लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा व मकर रेखा में लवणता सर्वाधिक होती है। क्या क्या है वहां पे? टेम्परेचर ज्यादा है, तापक्रम मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, एवापोरेशन ज्यादा होगा, और न्यून आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा? और एवापोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाट आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं तो इस समय को उनके सम्मिलित आकर्षण बल के परिणामस्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है इसको। बेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक कहाँ पे है? साउथ अटलांटिक में है। बहने वाली एक ठंडी जलधारा है तो कोल्ड ही, पर कहाँ पे है? पैसिफिक में नहीं, अटलांटिक में है ये। पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट में आता है, तो 30 मिनट में नहीं आता। कब आता है? 12 घंटे 26 मिनट में आता है। इसलिए ये सभी स्टेटमेंट गलत हैं। पहला वाला ही स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है? हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी? किसने लिखा था इसको? गुनार मर्डर ने लिखा था। तो ये कोई नई किताब नहीं, पुरानी किताब है। कभी कभी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, जो फेमस बुक क्वेश्चन, जो फेमस बुक्स होती हैं उससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है यूपीपीसीएस। ठीक है, तो जैसे एशियन ड्रामा है, यानी गुनर गुनर गुन्नर ब्रोडाल की ही क्या है? एशियन ड्रामा भी है। क्या है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा। इसी तरह वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है। वेल्थ ऑफ नेशन, चलो मैं बता देता हूँ किसकी है। एडम स्मिथ। कौन है? इकोनॉमिस्ट है ये, एडम स्मिथ। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है ये। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या है? विद रेफरेंस टू ईवी रामस्वामी नायकर, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया फिर से। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ही पार्टिसिपेटेड इन द एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सही है। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट।
ईवी रामस्वामी नायकर ने, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, तथा 1925 में उन्होंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है। ये एक्सप्लेनेशन मुझे डाउटफुल लग रहा है फिलहाल। आप इतना जान लो कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उपेक्षा नहीं हुई थी एक्चुअली, उनका मानना था कि ब्राह्मणवादी ज्यादा संस्थाएं हैं, उसमें जो है जो दलितों हैं उनकी उपेक्षा हो जा रही है। तो डाउटफुल है इसका एक्सप्लेनेशन जो है। अगला देखो, इन दिसंबर 2022। अब चलो, ये भी क्या है, करंट का क्वेश्चन है, नहीं लेना हमें इसको, ठीक है। अब ये क्या है, स्मोकिंग फ्री है। तो टॉपिक देख लो, सिर्फ टॉपिक क्या है, स्मोकिंग की कोई कैंपेन थी वहां पे और उस पे बैन लगाया गया था स्मोकिंग के लिए। अब देखो, न्यूजीलैंड से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो ये स्मोकिंग वाला आ गया, दूसरा इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था ना। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ये ध्यान रख लो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो, द प्लेन विच एयरलाइन क्रैश्ड इन, नेपाल में कौन सी एयरलाइन क्रैश हो गई थी, ये भी क्या करंट का क्वेश्चन है, नहीं देखना हमें, ये थी एयरलाइन थी। अगला देखो, व्हाट वाज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस, ये भी क्या है, करंट का क्वेश्चन है, नहीं देखना हमें, करंट का ही क्वेश्चन है ये, कौन सा, ओहो, कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट। अब देखो, इसमें जो है ना, ये जो है क्वेश्चन डिबेट में था, तो बहुत लोग मानना था ऑप्शन सी गलत दिए हुए हैं, पर इसमें क्या था, आयोग ने जो है ऑप्शन ए को करेक्ट माना था, ठीक है। तो एक्चुअली जो इमिशंस, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो इमिशन गैप रिपोर्ट आती है, तो उसके हिसाब से क्या था, सबसे टॉप पे चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है, फिर ईयू है, ठीक है। अभी टॉप चार में है, तो इंडिया तो किसमें है, थर्ड ही रैंक पे आ जा रही है। तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया था इन लोगों ने, माना यही था। वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, अब किसी रिपोर्ट को भी इसने जो है कोट नहीं किया है, किस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछ लिया है। चलिए छोड़िए, इस तरह के एक दो क्वेश्चन तो ये लोग पूछते रहते हैं अनाप शनाप। आगे चलते हैं हम लोग, करंट का ही क्वेश्चन ये भी था। अ जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीजेस वाटर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरशेड बोलते हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ वाटरशेड। तो एक ऐसा एरिया होता है ना, देखो सिंपल में समझा दें, जैसे मान लो कि ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे ना, ऐसे एरिया होगा जहाँ से पानी बह के आ रहा होगा इस नदी में, राइट, ठीक। तो ऐसे बहुत सारा एरिया होगा पहाड़ के बीच में या इधर उधर से, जिसका पानी बह बह के इसी नदी में आके मिल रहा होगा। तो ये सभी पूरी एरिया जिसका जिसका जहाँ से पानी बह के पूरा आता है, वही बात हो रहा है कि ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल यूनिट है जहाँ से पानी कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है और रिलीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक वाटरशेड बोलते हैं। तो एक वाटरशेड का पूरा, पूरे एरिया का पानी, उस पूरे एरिया को बोलेंगे जिसका पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, एचडीआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचडीआर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो हमें नहीं इसको देखना है। अदरवाइज आपको हर साल, आपकी जो है 2024 का हो रहा पेपर, तो 2023 का एचडीआर रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, और 2022 की भी एचडीआर रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, और ग्रोथ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, क्या हुआ है, अब गई रैंक लो गई, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर बनेगा तो यही सब बनेगा कि सुधार हुआ है, कि हानि हुई है, नुकसान हुआ है, ये सब पूछा जा सकता है, राइट। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देने वाले हैं ज्यादा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बजट, ये देखो बजट से तीसरा क्वेश्चन आ गया, फिर से ही यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीन क्वेश्चन यूनियन बजट से हो गए, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से हो गया, टोटल चार क्वेश्चन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आ गए हैं, तो इसको भी हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें आंसर आप देख रहे हो, देखना हो तो देख लेना, आपको मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा इसको।